हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है मिश्रित क्रम संयोजन। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में इस इम्पॉर्टेंट फिगर की मदद से आप सभी लोग को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस क्रम के संयोजन के अंदर में अध्ययन करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन के बारे में एक साथ, इसीलिए इस प्रकार के संयोजन को यहाँ पर हम मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। ये जो आपका फिगर होता है इसे हम मिश्रित क्रम संयोजन का फिगर कहते हैं। इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे और यहाँ पर जो आपका ये छोटा सा फिगर बना होता है इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पर हम नंबर 1 करके सबसे पहले लिखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में समझने वाले हैं, जहां पर आप सभी लोग को सबसे पहले बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताने वाले हैं कि भैया वैद्युत सेल आप सभी लोग का होता क्या है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका सेल होता है उसमें यहाँ पर क्या होती है, दो टर्मिनल होती हैं। ये जो बड़ी वाली प्लेट होती है इसे हम धनात्मक प्लेट कहते हैं, छोटी वाली प्लेट को यहाँ पर हम ऋणात्मक प्लेट कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक सेल के अंदर में आप सभी लोग का एक छोटा सा प्रतिरोध होता है, जिस प्रतिरोध को यहाँ पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप दिखा सकते हैं यही जो आपका छोटा सा आर होता है इसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि इन प्लेटों के मध्य जो आप सभी लोग का विभवांतर होता है उस विभवांतर को यहाँ पर हम सेल का विभवांतर कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कैपिटल ई से दिखाते हैं। और यही जो हमारा कैपिटल ई होता है इस सेल का यहाँ पर विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस प्रकार के सेल का संयोजन यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में किस प्रकार से करने वाले हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी पहली सेल होती है, ये आपकी दूसरी सेल होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर n नंबर आप सेल लगे होते हैं और ये हमारी क्या होती है, लास्ट वाली सेल होती है, जिसको हम यहाँ पर nth नंबर का सेल कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी सेलें क्या होती हैं, आपस में पंक्ति में लगी होती हैं, जिसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एम पंक्ति में सेल कहते हैं। नीचे आपको यहाँ पर सेलों का संयोजन दिखाया गया है। तो इस प्रकार से सेल क्या होती है, ऊपर होती है और नीचे होती है, और यहाँ पर पंक्ति में क्या होती है, सेल लगी होती है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो यहाँ पर आप सब लोग अच्छी तरह से इस टॉपिक के जस्ट प्रीवियस टॉपिक में यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में और समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो अगर अभी तक आप सभी लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं पहली सेल और दूसरी सेल के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी पहली सेल होती है इसका ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये जो हमारी दूसरी सेल होती है इसका ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल ई होता है, दूसरी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैपिटल ई होता है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर स्मॉल आर होता है, इस सेल का यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, n नंबर आप सेल लगे होते हैं। सभी
सेल का यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं अगर सभी सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पर आपस में बराबर है तो सभी सेलों का यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और उस केस में आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपकी पहली सेल होती है और यहाँ पर जो दूसरी सेल होती है, पहली सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, दूसरी सेल का यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, सेलों का संयोजन n नंबर ऑफ सेल तक यहाँ पर चलता रहता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इस प्रकार के संयोजन को यहाँ पर हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अगर हम इन सभी सेलों को हटा देते हैं, इनकी जगह पर एक सेल लगाते हैं, तो उस एक सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पर कितना होगा, उसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि उस केस में उस एक सेल का जो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध होगा स्मॉल आर, उस स्मॉल आर का मान हम किस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं एन सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से हम लिखेंगे एन सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को शॉर्टकट में हम कुछ इस तरीके लिखते हैं। तो उस केस में आप सभी जानते हैं कि अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर में n नंबर ऑफ सेल का विद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैपिटल E जो यहाँ पर हमारा होता है, इसका गुणा हम क्या करते हैं, n नंबर ऑफ सेल से कर देते हैं। तो इन सभी सेलों का जो टोटल विद्युत वाहक बल होता है उसका मान यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पर हम लिखते हैं n इंटू यहाँ पर आपका होता है कैपिटल E। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, n नंबर ऑफ सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे n सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस केस में यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं कि अगर हम n नंबर ऑफ सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं, n का गुणा स्मॉल r के साथ कर देंगे। तो आप सभी लोग को n नंबर ऑफ सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान मिल जाएगा, जिस केस में यहाँ पर हम लिखते हैं n इंटू यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल r होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी सेलों का टोटल विद्युत वाहक बल और टोटल आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार से यहाँ पर सेल का संयोजन क्या होता है, m नंबर ऑफ पंक्ति में हुआ रहता है। तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन सभी सेलों की जगह पर एक सेल लगाने वाले हैं, जिस सेल का जो मान होता है वो n इंटू ई के बराबर होता है। और इन सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो आप सभी लोग का n इंटू स्मॉल r के बराबर होता है। और उस संयोजन को यहाँ पर हम नीचे कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं कि अगर हम इन सभी सेलों की जगह पर एक सेल लगाते हैं, तो उस एक सेल को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। इस एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो n इंटू ई के बराबर होता है, और यहाँ पर इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो n इंटू आर के बराबर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, सेल इसके जस्ट नीचे लगा होता है, फिर इसके नीचे लगा होता है। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं m पंक्ति में क्या होता है, सेल का संयोजन होता है, जिसको यहाँ पर हम डैश करके कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। और ये आपकी क्या होती है, यहाँ पर लास्ट वाली सेल होती है, जिस सेल को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं n इंटू ई, और यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है n इंटू आर। तो ये हमारा क्या होता है, m पंक्ति का सेल का संयोजन होता है, जिस संयोजन को यहाँ पर हम समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, अगर हम इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहना चाहते हैं, तब उस केस में आप सभी जानते हैं कि सभी सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो आपस में पॉइंट ए से जुड़ा होता है, और सभी सेल का यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो पॉइंट बी से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इन सभी सेलों का टोटल विद्युत वाहक बल यहाँ पर कितना होने वाला है, और इन सभी सेलों का यहाँ पर टोटल आंतरिक प्रतिरोध कितना होने वाला है। तो यहाँ पर हम केस नंबर 2 के अंदर में बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो यहाँ पर हम नंबर 2 करके लिखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि m पंक्ति में सेलों का जो टोटल विद्युत वाहक बल होता है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि समांतर क्रम के अंदर में जो यहाँ पर सेल का विभवांतर होता है वो आपस में बराबर होता है, समान होता है। तब उस केस में आप सभी लोग कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर में जो टोटल विद्युत वाहक बल का मान होता है वो n इंटू क्या होता है, ई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी बात को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं m पंक्ति में, m पंक्ति में
कुल विद्युत वाहक बल का मान, जिसको यहाँ पर हम ब्रैकेट में ई नेट से दिखाते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा N इंटू कैपिटल E हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर नई लाइन से कुछ इस तरीके लिखेंगे, ई नेट इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल n इंटू यहाँ पर क्या होता है कैपिटल E होता है। इसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिख करके और यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उस आंतरिक प्रतिरोध का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं, m पंक्ति में कुल आंतरिक प्रतिरोध जिसको यहाँ पर हम R नेट से दिखाने वाले हैं, इसका मान निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे का मान। तो इस केस में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम समांतर क्रम संयोजन के अंदर में प्रतिरोध का मान निकालना चाहते हैं, नेट प्रतिरोध का, तो उसके लिए आप सभी लोग का यहाँ पर फार्मूला होता है। जो फार्मूला आप सभी लोगों ने प्रतिरोध के अंदर में समांतर क्रम में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, आपका सूत्र होता है 1/r इक्वल टू, यहाँ पर आपका चलता है 1/r1 प्लस यहाँ पर आपका होता है 1/r2 प्लस यहाँ पे डैश करके यहाँ पर आपका m बार चलता है। तो अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इन सभी सेलों का टोटल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने वाले हैं। तब उस केस में यहाँ पर आप सब जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर में जो आंतरिक प्रतिरोध n इंटू आर होता है, सभी का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 R2, इसी प्रकार से R3 का मान हम क्या करेंगे, n इंटू आर यहाँ पर रखते चलेंगे। तो उस केस में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 1/r नेट जो होता है वो आपका बराबर होता है n इंटू स्मॉल r के, क्योंकि R1 R2 R3 सभी का मान क्या होता है, m बार होता है और सभी का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से लिखेंगे R2 की जगह पर n इंटू यहाँ पर हो जाएगा r प्लस यहाँ पे डैश करके आपका चलता है m बार, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी का हर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसको हम नई लाइन से यहाँ पर कुछ इस तरीके लिख सकते हैं, 1/r नेट जो होता है वो बराबर होता है 1 + 1 प्लस यहाँ पर आपको हो जाएगा डैश करके यहाँ पर m बार, और यहाँ पर आपको हो जाएगा प्लस डिवाइड में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का हर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन सभी का मान निकालने वाले हैं। तो उस केस में आप सभी जानते हैं, अगर हम इस तरीके से 1 1 को यहाँ पर m बार ऐड करेंगे, तब उस केस में हम क्या करते हैं, इस m का गुणा 1 के साथ कर देंगे तो टोटल 1 का आपको मान मिल जाएगा। जिस 1 के मान को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं, 1/ आपका होता है r नेट इक्वल टू, यहाँ पर हम 1 का गुणा m के साथ करेंगे तो टोटल 1 का मान आपको यहाँ पे प्राप्त होता है m डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, स्मॉल r नेट का मान निकालेंगे। तब उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का यहाँ पे व्युत्क्रम कर देंगे। तो जब हम व्युत्क्रम करते हैं तो नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ यहाँ पर क्या होती है, नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल r नेट का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मान मिल जाता है n इंटू आर डिवाइड में यहाँ पर आपका चलता है स्मॉल m, और इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बॉक्स में कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर निकालने वाले हैं इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल प्रतिरोध का मान निकालते हैं जो इस परिपथ में लगा होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध आर नेट का मान होता है और यहाँ पर जो बाएं परिपथ में लगा कैपिटल आर का मान होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, विद्युत धारा आई का मान यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तब इस केस में यहाँ पर हम नई लाइन लिखने वाले हैं, परिपथ में, यहाँ से लिखेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान, जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल आर नेट से दिखाते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध का जो नेट मान होता है इसको हम ऐड करेंगे और साथ में यहाँ पर जो आपका बाएं परिपथ में लगा प्रतिरोध होता है इसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं, आर प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का नेट मान एन आर बटे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं,
टोटल प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं परिपथ में, और इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं विद्युत धारा का मान का सूत्र, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं। परिपथ में प्रवाहित, यहाँ पर हम लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई का मान। तो इसके लिए यहाँ पर आप सभी लोग का सूत्र होता है। इस सूत्र के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल, जिसको यहाँ पर हम ई नेट से दिखाते हैं, बटे यहाँ पर आपका होता है परिपथ में कुल प्रतिरोध, जिसको यहाँ पर हम आर नेट से दिखाते हैं, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्लोज कर लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले पर यहाँ पर ई नेट की वैल्यू और आर नेट की वैल्यू समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं ऊपर साइड में इसको नोट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं विद्युत धारा I इक्वल टू, आपका फॉर्मूला चल रहा है ई नेट का मान यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 से रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ई नेट का मान लिखेंगे n इंटू यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल ई, डिवाइड में यहाँ पर हम क्या करेंगे आर नेट का मान लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे हम लिखेंगे आर नेट की वैल्यू यहाँ पर आपकी चल रही है कैपिटल आर प्लस यहाँ पर आपका चल रहा है एन आर बटे यहाँ पर एम। इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं समीकरण नंबर ए मान लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे होने वाली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको विद्युत धारा आई का मान मिल जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n इंटू ई, और यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो r इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल m बटे यहाँ पर हो जाएगा एन आर, और पूरे के नीचे यहाँ पर आपका डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से स्मॉल m। अब आप यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपका स्मॉल m होता है ये जा करके ऊपर एन ई के साथ में गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली टोटल विद्युत धारा का मान प्राप्त कर लेते हैं, जिसका मान यहाँ पर बराबर होता है एम एन इंटू यहाँ पर होता है विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, और बटे में यहाँ पर आपका चलता है आर एम प्लस यहाँ पर आपका होता है एन आर। तो इस तरीके से आप सभी लोग प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आता है। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कोई समस्या या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को यहाँ पर हम इरेज कर देंगे, सिर्फ इस पोर्शन को, और यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर छोड़ेंगे। उसके बाद आपको मिटा करके इसके स्पेशल कंडीशन के बारे में आपको बताने वाले हैं, जहां पर आपको समझाने वाले हैं भैया आई मैक्स का मान आप किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं इस परिपथ के अंदर में। यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा इरेज हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करके लिख देंगे। ये आपका लिखा गया है एन इंटू क्या होता है कैपिटल ई होता है, इस तरीके से आप लिख जाएगा। तो इस पूरे को आप यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिए, या आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इस पूरे को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, आप सभी लोगों ने पूरे का स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले लिया होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सिर्फ इस पोर्शन को यहाँ पर हम समीकरण 1 को, और यहाँ पर जो हमारा बॉक्स में समीकरण होता है इसको हम छोड़ेंगे, और पूरे को यहाँ पर हम क्या करते हैं इरेज करते हैं। उसके बाद आपको समझाते हैं कि आई मैक्स का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं, इसके सारे बेसिक पॉइंट, सारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस पूरे पोर्शन को यहाँ पर हम इरेज करते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों अब हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं आई मैक्स के बारे में कि इस परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई होती है, इस आई का मान यहाँ पर अधिकतम कब होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर कौन सी स्पेशल कंडीशन होने वाली है, उस स्पेशल कंडीशन के बारे में आप सभी लोग को यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे स्टार करके स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। और यहाँ पर जो हम स्पेशल कंडीशन पढ़ने वाले हैं वो विद्युत धारा आई मैक्स के लिए पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं आई मैक्स तब होगा जब हमारा यहाँ पर क्या होता है, आर एम बराबर होता है किसके, एन आर के। अगर आर एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आर के बराबर हो जाएगा, तो वही जो यहाँ पर कंडीशन होती है वो आई मैक्स की अधिकतम कंडीशन को निरूपित करता है। यहाँ पर हम प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आई मैक्स का मान आप यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो उस केस में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपका चल रहा है आर एम, अगर ये बराबर हो जाता है एन आर के, मीन्स आप कह सकते हैं अगर आर एम क्या होता है, एन आर के बराबर होता है, तो इस कंडीशन के माध्यम से यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल आर का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल आर का जब मान निकालेंगे तो आर इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा एन आर और डिवाइड में यहाँ पर आपका आ जाएगा स्मॉल एम। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल आर का मान ज्ञात कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर यहाँ पर हम इसको बी मान लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर हम समीकरण नंबर बी में रख देंगे और उसके बाद आप सभी लोग को आई मैक्स का मान यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नई लाइन से आर का मान समीकरण बी में रखने पर, जब हम r का मान समीकरण b में रख देंगे तो उस केस में i की जो वैल्यू होती है वो इस परिपथ के अंदर में आपको मैक्सिमम मिल जाती है, जिसको यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं i मैक्स से। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला चल रहा है MNE डिवाइड में, यहाँ पर हम r की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा NR बटे यहाँ पर आपका स्मॉल m इनटू में यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल m और यहाँ पर आपका चल रहा है NR। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका m से m होता है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इस केस में हम क्या करेंगे, NR को NR के साथ जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपको I मैक्स की वैल्यू मिल जाती है। आई मैक्स इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा एम एन, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल ई, एन आर को एन आर के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 2NR। और इस केस में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो n होता है, n से n यहाँ पर आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। और इस कंडीशन में आप सभी लोग को परिपथ में आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पर अधिकतम मिलती है, जो यहाँ पर बराबर होती है m इंटू यहाँ पर कैपिटल ई डिवाइड में आपका चल रहा है 2R। और यही जो वैल्यू होती है वो आई मैक्स की क्या होती है, अधिकतम वैल्यू होती है जो इस परिपथ के अंदर में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से इसका जो स्पेशल कंडीशन होता है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं या आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नए वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को इम्पॉर्टेंट टॉपिक की और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं, जहाँ पर आप सभी लोग को बताने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो लगातार बोर्ड एग्जाम में कई साल से पूछा गया है। आप सभी लोग किसी भी बुक को उठा करके यहाँ पे देख सकते हैं, उसके सीरीज के बारे में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।